नमो नमः अचिंत्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। यजक फाउंडेशन नामक इस आमुख पटल पर आज हम पुनः आप सभी के समक्ष मेलापक विचार और मांगलिक योग विषय पर समुपस्थित हुए हैं। और जैसा कि पूर्व के व्याख्यानों में हम सभी ने समझा, दाम्पत्य जीवन पर ज्योतिष शास्त्र का प्रभाव कैसे पड़ता है और उन प्रभावों को हम कैसे कम कर सकते हैं, अपने दाम्पत्य जीवन को किस प्रकार से सुखमय और समृद्धि से युक्त बना सकते हैं। इस व्याख्यान में विवाह से पूर्व मेलापक विचार किस प्रकार से हम करते हैं, मेलापक का दाम्पत्य जीवन पर कितना प्रभाव पड़ता है, मेलापक विचार क्यों करना चाहिए और मेलापक विचार का वैज्ञानिक कारण क्या है, इसके साथ ही मांगलिक योग क्या है और मांगलिक योग में शास्त्र का मत क्या है और लोक में जो कुछ इसके लेकर के जो भ्रांतियां हैं वो किस रूप में आख्यायित हैं या प्रतिपादित हैं और उन मांगलिक योगों के क्षेमोपाय क्या हो सकते हैं, इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर अश्विनी पांडे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से। पूर्व के व्याख्यानों में आपने जो भी सुना उसमें थोड़ी बहुत चर्चा मांगलिक योग की भी हुई होगी, मेलापक इत्यादि विचार की भी हमको लगता है कि थोड़ी सी चर्चा करते हुए हमने कहा था कि फरवरी महीने में मैं पुनः मेलापक विचार और मांगलिक योग एक स्वतंत्र विषय पर आप सभी के समक्ष समुपस्थित होऊंगा। और इसी क्रम में मैं आप सभी के समक्ष आज समुपस्थित हूँ अपने वचन को पूर्ण करने के लिए। मेलापक विचार और दाम्पत्य जीवन, यह जो विषय है, मेलापक विचार में हम क्या क्या विचार करते हैं इसका विचार करेंगे और साथ ही उसमें मांगलिक योग की कहाँ तक भूमिका, हम इसके बारे में भी विचार करेंगे। तो सर्वप्रथम जब हम देखेंगे तो ज्योतिष शास्त्र की परिभाषा भी आप सभी को प्रतिपादित की गई है, आप सभी के समक्ष पूर्व के व्याख्यानों में दी गई है। अतीतादि व्यवहार संपादनाय ज्योतिष शास्त्रस्य आवश्यकता दृश्यते। अतीतादि अर्थात भूत भविष्य वर्तमान प्रतिपादन में ज्योतिष शास्त्र की आवश्यकता होती है। और ऐसी स्थिति में विवाह से पूर्व भावी दंपति, या कहिए कि भावी वर और कन्या जिनका विवाह होना है, उनके हम ग्रह के मेलापकों को देखते हैं, उनके नक्षत्र के आधारों पर मेलापक को देखते हैं और उसके बाद हम उनके गुणों की चर्चा करते हैं। तो इसमें एक तो होता है कि नक्षत्र के आधार पर हम विचार करते हैं, दूसरा होता है ग्रहों के योगों को देख करके हम विचार करते हैं। तो ऐसी स्थिति में मेलापक में दो विधि जो है हमें प्राप्त हो जाती है, एक ग्रह मेलापक हो जाता है और दूसरा जो है नक्षत्र मेलापक हो जाता है। तो सर्वप्रथम हम नक्षत्र मेलापक की चर्चा करेंगे। तो नक्षत्र मेलापक की जब आप चर्चा देखेंगे तो इसमें जो है संपूर्ण, आप भारत की बात करें या संपूर्ण विश्व की अगर आप बात करते हैं, यत्र निश्वेश्वितम वेदाः का जो वाक्य है कि जो समग्र विश्व की जो कल्याण की कामना करता है, उसकी अगर हम चर्चा करते हैं तो वैसी स्थिति में 8 कूट की चर्चा हमारे यहाँ, अष्टकूट मेलापक की चर्चा आती है, जो क्रमशः एक एक करके अधिक गुण हो जाते हैं। वरुणो वश्यम तथा तारा योनिश्च ग्रह मैत्रकम गण मैत्रम भकूटम च नाड़ी चैत्य गुणाधिकाः। ये क्रमशः एक एक गुण अधिक हो जाते हैं और जब आप इनको जोड़ेंगे तो 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 और 8 36, ये टोटल जो है संकलन गणित के द्वारा भी आप इसकी क्रिया को कर सकते हैं। तो इसमें 36 गुण होते हैं। इसमें जो है हम प्रत्येक का विचार आपके समक्ष आज रखेंगे, उसमें कहाँ तक मतलब जो है हम वैज्ञानिक दृष्टि दे सकते हैं, कहाँ तक हम अपने शास्त्रीय ढंग को समझा सकते हैं, इसका प्रयास करेंगे। तो वर्ण जो होता है, वर्ण जो है ये जो है क्लास का द्योतक होता है अंग्रेजी में, अगर इसकी हम तुलना करते हैं तो वर्ण जो होता है इसमें क्या होता है कि 4 वर्ण होते हैं। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि 4 वर्ण उन्होंने सृष्टि किया। तो उसी प्रकार से ज्योतिष शास्त्र में भी जो है 4 वर्ण की चर्चा की गई है। और आप देखेंगे अन्य ग्रंथों में प्रस्थानत्रयी, जो भगवत पाद आदि शंकराचार्य की जो टीका है, अर्थात श्रीमद् भागवत पे, ब्रह्मसूत्र पे और उपनिषद पे जो भाष्य उन्होंने लिखा है, उसमें भी ज्योतिष के बहुत से तत्व आपको जो है प्रतिपादित मिलते हैं। तो जब 4 प्रकार के 4 वर्ण जो होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र,
तो जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गुण और कर्म के आधार पे चारों वर्णों का सृजन किया, वहीं ज्योतिष शास्त्र जो है राशि के हिसाब से मतलब 12 राशियों को 4 भागों में बांट करके वर्ण का विचार करता है, जिसमें कहते हैं द्विजा झसा लिकर कटा ततो नृपा विशुघ्रिजा। अगर मीन राशि से आप शुरू करते हैं तो मीन राशि जो है ब्राह्मण वर्ण की होगी, मेष राशि क्षत्रिय वर्ण की, वृष राशि जो है वैश्य वर्ण की, मिथुन राशि जो है शूद्र वर्ण की, पुनः कर्क राशि विप्र वर्ण की, सिंह राशि जो है आपका क्षत्रिय वर्ण, कन्या जो है आपका जो है वैश्य वर्ण, तुला जो है शूद्र वर्ण, वृश्चिक पुनः विप्र वर्ण, धनु जो है आपका जो है क्षत्रिय वर्ण, मकर जो है वैश्य और कुंभ जो है शूद्र वर्ण की राशि होती है। अब इसका जब हम विचार करते हैं, इसमें गुणों की संख्या में मात्र 1 गुण मिलता है, और जब हम इसके गुणों की चर्चा करते हैं तो इसमें मात्र 1 गुण मिलता है, और इसका वर्णन में लिखते हैं कि वरस्य वर्ण तोधिका बधुर न सस्यते बुधई, वर से अधिक वर्ण जो है कन्या का नहीं होना चाहिए। पाठांतर के कई किताबों में या ये कहिए कि प्राचीन ऋषियों के मतों में भी एक श्लोक मिलता है जिसमें लिखे हैं कि जो है विप्रवर्णश्चया कन्या शूद्रवर्णश्चयो वरः तयोः संबंध मात्रेण वैधव्यम भवति ध्रुवम। यह श्लोक जो है यह बताता है, इसका जो है वैधव्य का मतलब अमंगल कारक यहाँ शब्द है। वैधव्य का मतलब विधवा योग न होकर के अमंगल कारक देता है कि मतलब उत्तम वर्ण की कन्या हो और हीन वर्ण का यदि जो है वर है, तो ऐसे में संबंध करने से आपसी जो है सौमनस्यता इत्यादि अच्छी नहीं होती है, और तालमेल न होने के कारण वह वैधव्य के तुल्य कष्ट प्राप्त होता है। इसको व्याख्या करते समय या हमारे समाज में जिस रूप से विप्रवर्ण का जो प्रचार किया गया या जो प्रसारित है पूर्व से ही, वह इसका रूप नहीं है। वस्तुतः इसका एक गुण नहीं मिलता है, और आगे इसके हम परिहारों की भी चर्चा करेंगे कि अगर अन्य सभी विषयों को विचार करते हुए अंतिम में हम विचार करेंगे रखेंगे। लेकिन एक बात आप इसमें समझ लीजिए पहले से ही कि जो वर्ण का विचार है इसमें जो है केवल 1 गुण इसमें प्राप्त होता है, और वर्ण का जो विचार होता है स्वभाव से परिचित होता है, व्यक्ति का गुण कर्म कैसा होगा इससे हम इस विषय से हम समझ पाते हैं। इसके बाद से जो है वश्य का जब हम विचार करते हैं तो हित्वा मृगेंद्रम नरराशि वश्या सर्वे तथैसाम जलजास्तु भक्षा। कह रहे हैं कि सारी जो हैं सिंह राशि को छोड़ करके सभी राशियां जो होती हैं, राशि आप जानते होंगे 12 राशियां होती है, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। तो जो कहा कि सिंह राशि को छोड़ करके सारी राशियां जो है मनुष्य के वश में वशीभूत होती हैं, और सिंहस्य बसे बिनालिम अलिम माने वृश्चिक को छोड़ करके, वृश्चिक राशि को छोड़ करके सिंह के जो है सारी राशियां जो हैं अधीन होती हैं। और इसी प्रकार से क्रम से लोका नाम व्यवहार अतोन्यत, लोक व्यवहार से आप इसको समझ सकते हैं कि लोक व्यवहार में कैसा क्या इसका प्रभाव होता है। तो एक तो ये विचार हो गया बस। इसके बाद तारा का जब हम विचार करते हैं तो तारा में आता है कन्यार छात बरभम यावत कन्याभम भरभादपि गणयेत नवहृत्से से त्रिस्वद्रीभम सतस्मृतम असत स्मृतम। जब वश्य का विचार में वैज्ञानिकता क्या है तो कहे कि कौन किसके वशीभूत रहेगा, भावी दंपत्ति में पुरुष स्त्री के प्रति आसक्त रहेगा या स्त्री पुरुष के प्रति आसक्त रहेगी, इसका हम इससे मतलब जो है ज्ञान कर लेते हैं। इसके बाद तारा के द्वारा जो है बताया कि तारा से जो है हम विचार करते हैं कि कन्या के नक्षत्र से वर के नक्षत्र तक गणना करेंगे तो और उसको 9 से भाग देंगे, जो शेष आएगा वह जो है वर की कन्या के नक्षत्र से गिने हैं तो कन्या की तारा होगी, पुनः वर के नक्षत्र से कन्या के नक्षत्र तक गिनेंगे और इसको 9 से भाग देंगे, जो शेष बचेगा वह वर की तारा होगी। इन तारा संख्याओं में कहते हैं कि त्रिस्वद्रीभम असतमृषम 3 और 7 और 5, 3, 7 और 5 तारा जो है, ताराओं का नाम है जन्माख्य संपद विपद क्षेम प्रत्यरि साधका बध मैत्राति मैत्रासिहुस तारा नाम सदृक फलम। इसके आधार पर आप जो है 3, 7 और 5 तारा होती हैं तो यह अशुभ होता है और इसमें गुण का अभाव हो जाता है, तो 3 में से कोई भी गुण नहीं मिलता है। एक ये हुआ। तारा के बाद जो है वर्णो वश्यम तथा तारा योनि का जब आप विचार करते हैं तो योनि का विचार जो है नक्षत्रों के हिसाब से बताया गया है। हमारे यहाँ 27 नक्षत्रों की परिकल्पना जो की गई है, और इसमें जब आप देखेंगे तो जो है अश्विन अयम्बु पयोर हयो निगदितः स्वात्यर्कयो कासरः सिंहो वस्वज पादभयो समिदितो याम्यांतयो कुंजरो याम्ये देव पुरोहितान लभयो। श्लोक बहुत लंबा है तो चूंकि इस व्याख्यान में उसका बोलने का कोई पूर्णतया प्रयोजन नहीं सिद्ध होता है,
तो इसमें जो है नक्षत्रों की अलग अलग योनि बताई गई है और उसमें आपस में बैरी का बताया गया कि कौन किससे बैर करता है। तो लिखते हैं गो व्याघ्रम गजसिंह हमस्व महिषम स्वैरणम च बभ्रूरगम गेयम बानरमूसकम च सुमहद वैरम बडे बिडो लोन्दुरुहु लोका नाम व्यवहार हतोन्यत बुधा। तो ये कहते हैं कि लोक व्यवहार में से गो व्याघ्र का आपस में शत्रुता होती है, नेवले सर्प का होता है, उसी प्रकार से इनमें देखते हैं। तो लोक व्यवहार के हिसाब से हम इनका अनुमान लगा करके और जो है योनि का विचार करते हुए उनकी कौन सी योनि में जन्म है, नक्षत्र की कौन सी योनि है, उस योनि में आपस में परस्पर शत्रुता हो तो उसका त्याग करना चाहिए। इसके बाद से जो है ग्रह मैत्री की चर्चा आती है। तो ग्रह मैत्री में होता क्या है, एक बात हम लोगों को अच्छे से समझनी चाहिए। वस्तुतः यात्रा में और विवाह में, यात्रा विवाहादिषु जन्म राशि, हमने किसी व्याख्यान में संभवतः बोला भी होगा, देशे ज्वरे ग्राम गृह प्रवेशे सेवासु युद्धे व्यवहार काले द्यूते सुदाने सूचनाम राशि यात्रा विवाहादिषु जन्म राशि। तो यात्रा और विवाह में जन्म नक्षत्र से हम चर्चा करते हैं, जन्म राशि से हम चर्चा करते हैं। तो जब जन्म नक्षत्र से हम चर्चा करते हैं तो हम देखते क्या हैं कि ग्रह मैत्री जो होती है, राशि मतलब जन्म राशि के अधिपतियों में ग्रह मैत्री की हम चर्चा करते हैं। तो इसको भी आपको मिल जाएगा। शत्रु मंदसितौ समस्य शशिजो मित्राणि शेषा रवि तीक्षणांशु हिमरश्मिजस्य सुहृदो शेषा समाह शीतगो जीवेन दुष्लकरा कुजस्य सुहृदो ग्योरी सितारकी समौ। यह श्लोक आपको बृहद जातक, लघु जातक में भी प्राप्त होता है। और प्रायः जो हमने पीछे भी ये श्लोक जो बोले हैं, आप लोग कहेंगे कि इस बार हमने रेफरेंस नहीं दिया, तो इसके पहले मैं आप सभी को बता दूं कि यह श्लोक किसी भी मेलापक ज्योतिष शास्त्र में जिसमें मुहूर्त की चर्चा हो, चाहे वह मुहूर्त चिंतामणि हो, पूर्व कालामृतम हो, या सबसे छोटा ग्रंथ में आप मान लीजिए कि जो है अबकहड़ा चक्र हो, या अन्य भी ज्योतिष बोध हो, या ज्योतिष तत्वम हो, ये जितनी भी आपकी किताबें मिलेंगी, इन सारी किताबों में जिसमें मुहूर्त की चर्चा है उसमें मेलापक की चर्चा है और उसमें तत्संबंधित श्लोक यही हैं। श्लोक का कहने का अपना छंद अलग हो सकता है, भाव अपना अलग हो सकता है। तो यह अब ग्रह मैत्री का विचार करते हैं। तो ग्रह मैत्री जो है आपसी सामंजस्यता को दर्शाता है। ऐसे वैसे दिखाता है कि किसमें शत्रुता रहेगी, पति पत्नी में शत्रुता जैसा रहेगा, मित्रता जैसा व्यवहार रहेगा, क्या रहेगा, इसका विचार करते हैं। ग्रह मैत्री से आपसी तालमेल कैसा रहेगा, इसका हम विचार करते हैं। ग्रह मैत्री के बाद आता है गण मैत्री। तो गण मैत्री में क्या देखते हैं, गण में होता क्या है कि एक एक गण बताए गए हैं अलग अलग। तो उसमें गण मैत्री में हम क्या देखते हैं कि मनुष्य गण, राक्षस गण और देवगण बताए गए हैं। तो इसमें लिखते हैं कि रक्षो नरा मरगड़ा क्रमतो मघाही वसुविंद्र मूल बरुड़ा नलतक्षराधा पूर्वोत्तरा त्रय विधा त्रिय में सभानी पूर्वादितीन्द्र हरिपौष मरुत लघुनी। यह जो कहते हैं कि जो है राक्षसगण, नरगण और मनुष्यगणों के नक्षत्रों का नाम बताते हैं और इन नक्षत्रों के आधार पर राक्षसगण, मनुष्यगण और देवगण की हम चर्चा करते हैं। तो इसमें बताते हैं कि निज निज गण मध्य प्रीति अति उत्तम स्यात्। यदि दोनों का एक गण हो, अर्थात दोनों का राक्षस गण हो या दोनों का मनुष्य गण हो या दोनों का देवगण हो, तो अति उत्तम प्रीति होती है। और एक का देव और एक का मनुष्य हो तो दोनों में जो है सामान्य रहता है। इसमें क्या होता है कि जो देवगण होगा और जो मनुष्य गण होगा, दोनों में यदि बर की कुंडली, बर का अगर नक्षत्र जो है देवगण है और कन्या का नक्षत्र जो है मनुष्य गण है, तो कन्या पति में देवत्व की कल्पना करेगी, पति के प्रति उसकी आदर श्रद्धा ज्यादा होगी। और ठीक यदि इसके विपरीत होता है, कन्या का देवगण है, पुरुष का जो है अगर मनुष्य गण है, तो मनुष्य जो है स्त्री से प्रेम ज्यादा रखेगा। तो इससे हम इसका यह विचार कर लेते हैं। हाँ, इसमें एक और है, मनुष्य और राक्षस गण हो जाए तो यह जो है सर्वथा त्याज्य है, और राक्षस और देवगण हो जाए तो जैसा कि सर्वविदित है, देवासुर संग्राम आरंभ से ही, सृष्टि के आरंभ से, या ये कहिए कि हमेशा से देवासुर संग्राम जो है होते रहते हैं। लोग प्रचलित भी है, पुराणों में, उपनिषदों में इसके बहुत से आख्यान आपको जो है मिल जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हम जो है गण मैत्री का भी विचार करते हैं। गण मैत्री का विचार करने के बाद भकूट की चर्चा आती है। भकूट जो होता है यह भी अपने आप में एक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस पर हम थोड़ी विशद चर्चा करेंगे। इसमें बताते हैं क्या कि जो है दीर्घद्वाद से निर्धनत्वम, इसमें भी कन्या के राशि से बर की राशि तक गिनिए, बर की राशि से कन्या की राशि तक गिनिए।
और इसमें यदि दोष एक का दूसरा दूसरे से 12 में पड़ता है, अर्थात मान लीजिए किसी की मेष राशि है, अगले की वृष राशि है, तो एक मेष से वृष दूसरा पड़ेगा और वृष से जब आप मेष तक गिनेंगे तो 12वां पड़ेगा। तो ये द्विद्वादशी निर्धनत्व, तो इसमें जो है विवाह के अनंतर जो है निर्धनता आती है। और 9 पंच में कली, 9 और पंचम संबंध हो तो उसमें जो होता है कि कलह होता है, निरंतर ही पति पत्नी के बीच कलह देखने को प्राप्त होता है। और यह पूर्णतया जो है सार्थक है। इस पर मतलब बहुत से शोध भी हुए हैं, अन्य विश्वविद्यालयों में भी हुए हैं, कुछ हमारे यहाँ के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी इस पर शोध हुए हैं। तो इन सभी चीज़ों को आप देख सकते हैं, या आप मतलब जो है डाटा एकत्रित करके आप इस पर देख सकते हैं। तो कहे कि द्विद्वादशी निर्धनत्व 9 पंच में कली। इसके बाद बताया कि जो है षष्ठ के भवेन मृत्यु, 6वां 8वां जो होता है, माने एक की राशि से दूसरी की राशि 6वीं हो, दूसरे की राशि से 8वीं हो, तो यह ज़्यादा ही अशुभ माना गया है और इसमें जो है मृत्यु तुल्य कष्ट की प्राप्ति होती है। तो इसलिए भकूट का भी विचार करते हैं। अब हम यहीं पर एक परिहार की भी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम नाड़ी की चर्चा करेंगे। देखिए, जैसे आरंभ में हमने जो है वर्ण बताया, अवश्य बताया, योनि बताया, तारा बताया, इसके बाद ग्रह मैत्री बताया, गण बताया, भकूट बताया। इनमें कितने चीज़ों को मिलने की संभावना है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं पहले। तो इसमें कहा कि जो है न वर्ण वर्गो न गणो न योनिर द्विर्द्वादशे चैव षष्ठकेवा बरेपि दूरे नवपंचमी स्यात् मैत्री यदि स्यात् शुभदो विवाह। कहते हैं कि जो है द्विर्द्वादश संबंध हो, षष्ठक संबंध हो, 9 पंचम संबंध हो, अर्थात भकूट दोष हो, अथवा वर्ण दोष हो, वस्य दोष हो, वर्णो बस न वर्ण वर्गो न गणो न योनि, न योनि का दोष हो, तो ऐसी स्थिति में ग्रह मैत्री होने पर विवाह जो है शुभदायक हो जाता है। इन सारे दोषों को ग्रह मैत्री हर लेता है। अब कहा कि ये सारे दोष तो नहीं हैं, लेकिन ग्रह मैत्री ही ना मिले। एक प्रसंग आएगा ना कि पहले कहे कि जो है नीचे जितने भी हम बताए इसके पीछे, यहाँ तक कि भकूट भी जो हमने बताया, यह जो है उतना प्रतिभूत मतलब जो है फलीभूत नहीं होगा। अगर ग्रह मैत्री हो जाए तो इनका दोष नहीं लगेगा। कहा कि ये सब तो बन रहे हैं, लेकिन ग्रह मैत्री ही नहीं बन रही है, तब क्या करें, इनके अंतर है। तो बताया कि जो है प्रोक्ते दुष्ट भकूट के परिणयस्त्व एकाधिपत्य शुभ, एकाधिपत्य हो जाए तो भी शुभ होता है। और अथ राशिश्वर सौहृदोपि गति, तो दोनों के राशियों में मित्रता हो जाए तो भी शुभ होता है। अन्य अर्चेन सपयोर बलित्व सखितो नाडिक्ष शुद्धि यदा, कहा कि अगर नाड़ी शुद्ध हो जाए, नाड़ी की हम चर्चा आगे करेंगे, अगर नाड़ी आपस दोनों की शुद्ध हो जाए तो नाड़ी शुद्ध होने के कारण जो है, और नवमांसपतियों में मित्रता हो। अब नवमांसपति क्या है, हम एक उदाहरण के द्वारा आप लोगों को समझाएंगे। मान लीजिए कि किसी की राशि मेष है, कृतिका नक्षत्र के प्रथम चरण में उसका जन्म हुआ है। किसी की राशि जो है वृष है और उसमें जो है उसका जो है कृतिका नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म हुआ है। कृतिका का पाद मेकम मेष होता है, कृतिकायाः त्रयः पादा रोहिणी मृगशिरोर्धम वृष होता है। तो कृतिका के प्रथम चरण में जन्म होने के कारण मेष राशि का अंतिम नवमांश होगा, और मेष राशि का अंतिम जो नवमांश होगा वह जो है धनु का होगा, मेष से गणना होती है। तो बृहस्पति उसका नवमांसपति बृहस्पति हो जाएगा। और जो वृष राशि का प्रथम नवमांश होगा, कृतिका का प्रथम चरण द्वितीय चरण अगर होता है तो वृष राशि का प्रथम नवमांश मकर से चलता है, तो मकर का अधिपति जो है शनि हो जाएगा। और शनि और गुरु में मित्रता होने के कारण ऐसी स्थिति में हम जो है कहा कि भकूट इत्यादि का दोष नहीं लगेगा, भकूट की दोष का समन हो जाता है। लेकिन नाड़ी अलग होनी चाहिए, यह एक विचार जो है सामान्यतया हो गया। अब इसके अनंतर हम थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, नाड़ी पर विचार करेंगे। तो नाड़ी दोष का जो है लिखे कि नाड़ी दोष जो है अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता भी है ज्योतिष शास्त्र में, और रखता क्या है भी। तो नाड़ी दोष में बताए कि जो है वायवग्नि ब्याल ज्येष्ठा रौद्रार्यमांभः पतिभ युग युगम दास्रभम चैक नाड़ी पुष्येन्दुत्वाष्ट्र मित्रांत कवसु जलभम योनि बुधने च मध्या वायवग्नि ब्याल विश्वोड युग युग मध्ये पौषभम चापरः स्यात् दंपत्योरेक नाड्याम परिणयनमसत मध्य नाड्याम ही मृत्यु। देखिए क्रम से सांप की तरह चलता है। अश्विनी भरणी, इसको देख लीजिए, ये आदि नाड़ी, ये मध्य नाड़ी, ये अंत नाड़ी। अश्विनी भरणी कृतिका, रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा, पुनरोसु पुष्य श्लेषा, मघा पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी, हस्त चित्रा स्वाति, विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा, मूल पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा, श्रवण धनिष्ठा सतभिष, पूर्वा भाद्रपद उत्तरा भाद्रपद रेवती।
ये 27 नक्षत्रों की क्रमशः परिकल्पना जो की गई है, तो इसमें जो है क्रम से सर्पाकार होने के कारण जो है आदि नाड़ी, मध्य नाड़ी, अंत्य नाड़ी की चर्चा की गई है। और आदि, मध्य और अंत्य नाड़ी जो विचार किया गया है, तो इसमें कहा कि एक नाड़ी अशुभ होती है, एक नाड़ी नहीं होना चाहिए। इस पर अन्य अन्य लोगों का अन्य अन्य टिप्पणी है। इसमें ब्लड सर्कुलेशन का कोई मतलब नहीं था, कुछ लोग इसको ब्लड से जोड़ते हैं, कुछ लोग जो है इसको बताते हैं कि जो है मत देखिए, कफ, वात और पित्त तीन जो है प्रकृति होती है और तीन नाड़ी है। तो जो है कफ प्रकृति होती है आदि नाड़ी की, वात प्रकृति होती है अंत्य नाड़ी की, और मध्य नाड़ी की जो है पित्त प्रकृति होती है। तो ऐसी स्थिति में आदि नाड़ी में जो है कफ प्रकृति, अंत्य नाड़ी में वात प्रकृति और मध्य नाड़ी में पित्त प्रकृति होती है। और ऐसी स्थिति में संतान इत्यादि में बाधा आता है, या ये कहिए कि एक्स वाई का जो विज्ञान समझाता है उसका यह कम्बिनेशन दोनों का एक्स हो जाने के कारण ऐसी स्थिति में संतान वगैरह में बाधाएं आते हैं। हाँ, इसके भी कुछ परिहार वचन प्राप्त होते हैं, उन सभी परिहार वचनों को आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित करूंगा। तो जैसे ही हम विचार करते हैं कि यह मतलब जो है नाड़ी दोष जब अगर हो गया, तो बताते हैं कि राष्ट्रीय के चेद भिन्नम रिक्षम, कहा कि दोनों का नाड़ी एक हो लेकिन नक्षत्र अलग अलग हो तो अब नाड़ी दोष नहीं लगेगा। और बताए कि राष्ट्रीय के, और कहा कि नक्षत्र भी एक हो जाए तो राशि भिन्न भिन्न हो तब भी दोष नहीं लगेगा। और कहा कि नक्षत्र एक हो, राशि भी एक हो, तो चरण भेद हो तब भी दोष नहीं लगेगा। तो कहे कि जो है एक परिहार बताया कि नाड़ी एक हो लेकिन नक्षत्र राशि एक हो। नाड़ी मतलब जो है एक है, नक्षत्र अलग अलग हैं, और जो है दोनों के राशि एक हो। जैसे मान लीजिए कि जो है किसी अश्विनी रोहिणी और मृगशिरा है, तो मृगशिरा के 2 चरण तक जो है वृष राशि ही रहेगा और रोहिणी का भी वृष राशि होगा, तो दोनों की एक नाड़ी होने पर भी नाड़ी दोष नहीं लगेगा। तो राशि एक हो, नक्षत्र अलग अलग हो, नक्षत्र भी एक हो, राशि अलग अलग हो। अब कहा कि नक्षत्र भी एक हो, राशि भी एक हो, तो चरण भेद हो। इसके अनंतर जो है जब आप देखते हैं तो शास्त्र में एक और जो है ज्योतिष रत्नाकर में एक श्लोक प्राप्त होता है, रोहिण आर्द्रा मृगेंद्राग्नि पुष्य श्रवण पौषभम अहिर बुधनेभम एतेषाम नाड़ी दोषो न विद्यते। लिखते हैं कि जो है रोहिणी, आर्द्रा, मृगशिरा, इंद्राग्नि मतलब विशाखा, कहीं कहीं पे पाठांतर में लोगों ने व्याख्या करने में इसकी व्याख्या गलत कर दी है, और व्याख्या गलत करके इंद्र मतलब ज्येष्ठा, अग्नि मतलब कृतिका नक्षत्रों की गणना की है, जो कि शास्त्र से असिद्ध सिद्ध होता है। क्योंकि जहां पर आप पीयूषधरा टीकाकार इस श्लोक का उदाहरण देते हैं मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ में, वहां पर वह लिखते हैं इंद्राग्नि अत्र इंद्राग्नि विशाखा कृते प्रतिपादितम, अर्थात इंद्राग्नि जो है विशाखा नक्षत्र के लिए कहा गया है। तो रोहिणी और मृगेंद्राग्नि पुष्य, श्रवण, पौष मने रेवती, अहिर्बुध मने उत्तरा भाद्रपद, इन नक्षत्रों में नाड़ी दोष नहीं होता है। तो ये अब इसमें एक समस्या ये आ जाती है कि दोनों का यही नक्षत्र होना चाहिए या अलग होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में परंपरागत तो गुरुजी भी ये बात बताते थे कि जो है दोनों का नक्षत्र से नहीं, किसी का भी एक का भी नक्षत्र हो तो ये करना चाहिए। और आप जब देखेंगे पूर्व कालामृतम मुहूर्त का ग्रंथ है, कवि कालिदास के द्वारा रचित यह ग्रंथ है, तो उन्होंने लिखा है इंद्राग्नि वसुमित्र पूष सवित्री स्वाति शिवा जैकपाद भेषु अष्टसु दंपति जननभे द्विहेकधिश्रे शुभे। लिखते हैं कि दोनों में से किसी एक का भी अगर ये मतलब जो है नक्षत्र मिल जाता है, भेषवे अष्टसु दंपति जननभे द्विहेकधिश्रे शुभे, दोनों में से किसी एक का भी नक्षत्र मिल जाने से नाड़ी दोष का परिहार हो जाता है। तो इस शास्त्रीय वचन का पालन करके हम जो है नाड़ी दोष के विचार को कर सकते हैं। हाँ, अब इसमें जो 36 गुणों की जो हमने चर्चा की थी, इसमें एक विचार गुण ही 16 भी निंद्यम, 16 गुण जो है निंदित होता है, तो 16 गुण पर तो विचार न करें, 16 से अधिक गुण हो, और तब इन हम परिहार वचनों को प्राप्त करके हम जो है विवाह इत्यादि कर सकते हैं। तो आने वाला दंपत्ति का भावी जो जीवन होगा वह जो है पूर्णतया स्वस्थ और सुखमय होगा। इसके बाद से जब आप देखेंगे तो निर्दूर दोष भी विचार किया जाता है। उसमें लिखते हैं कि जो है कन्या भामिनी जन्म नक्षत्रात रुद्रयामल तंत्र का यह श्लोक है, उसमें जो है बताते हैं शिव पार्वती संवाद में रुद्रयामल तंत्र में बताते हैं भामिनी जन्म नक्षत्रात द्वितीयम पति जन्मभम न शुभम
आदि से लिखते हैं कि जो है बंद भामिनी जन्म नक्षत्र से, अर्थात स्त्री के जन्म नक्षत्र से द्वितीय जन्म नक्षत्र जो है, द्वितीय नक्षत्र जो है यदि पुरुष का हो तो यह शुभ नहीं होता है। लेकिन इसके ठीक विपरीत हो जाए, अर्थात पति के नक्षत्र से पत्नी का नक्षत्र दूसरा हो जाए तो वह शुभ होता है, यह निर्दूर दोष होता है। इसका भी हमें विचार करना चाहिए। इसके बाद से बताए कि जो है एक और विचार होता है पूर्व भाग, मतलब दोनों में श्रेष्ठ कौन होगा, पति पत्नी में ऐसे दोनों में श्रेष्ठता की तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्त्रियां तो स्वभावतया जो है प्रकृति की एक अनुपम रचना है, जिसमें उनको सर्वश्रेष्ठ उपाधि दी गई है। आदि शक्ति, परम्बा, जगदम्बा, पार्वती, माँ काली इत्यादि के रूपों में शास्त्रों में आख्यायित भी किया गया है। और उनसे शक्ति प्राप्त करके हमारे देवासुर संग्राम में देवता जीतते भी रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में तुलना तो नहीं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में बताता है कि किसका वर्चस्व, कौन किस पर मतलब जो है अपने वर्चस्व कायम कर पाएगा। तो उसमें बताते हैं कि जो है पौश्लेष साक्राद रस सूर्य नंदा पूर्वार्ध मध्यम परभाग युग्मम भर्ता प्रिय प्राग युजिभे पूर्व भागे पति श्रेष्ठ। पूर्व भाग में यदि नक्षत्र में आ जाए तो जो है कहा कि जो है पति श्रेष्ठ होता है, पति को श्रेष्ठता रहती है। मध्य भाग होता है तो कन्या श्रेष्ठ होती है, मध्य भागी च कन्या का। और जो है दोनों का मध्य उत्तम अंतिम हो जाता है तो दोनों में प्रीति रहती है, परस्पर रहती है। तो ऐसे में युजिव चक्र का भी हम विचार कर लेंगे। दक्षिण भारत में जब आप जाते हैं तो दक्षिण भारत के कुछ अन्य देशों में आप देखेंगे तो महेंद्रकूट, दीनकूट और गोत्र वर्ग विचार। यह गोत्र जो है हम लोगों के गोत्रों का जैसा नहीं है। जो गोत्र है इसमें नक्षत्रों के गोत्र बांटे गए हैं। अश्विन आदि नक्षत्रों के गोत्रों की चर्चा की गई है और उसमें बताया कि ये इनका अगर एक गोत्र मिल जाता है तो ऐसी स्थिति में एक गोत्र से या कन्या सा कन्या भगिनी भवेत। इस धर्मशास्त्रीय नियम के आधार पे धर्मशास्त्र की सत्ता सर्वोपरि स्वीकार करते हुए हमें नहीं करना चाहिए। यह उन देशों में विचारणीय होता है। अष्टकूट ही सर्वदेशिक है, तो इसलिए हम उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अब जो है मेलापक का तो विचार किए, मेलापक के पूर्व हमें मांगलिक योग का विचार करना है और ग्रह की साम्यता भी देखनी है। तो ग्रह साम्यता में मांगलिक योग हो जाता है। पूर्व के व्याख्यान में आपने सुना भी, लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे कन्या भर्तु विनाशाय भर्ता पत्नी विनाशकृत। अर्थात वर की कुंडली से कन्या की, वर की कुंडली में 1, 4, 7, 8, 12 में यदि मंगल हो, या कन्या की कुंडली में 1, 4, 7, 8, 12वें भाव में मंगल हो तो वह कुंडली मांगलिक होती है। या अब दूसरा वचन जो हमने पिछले बार में आपको बताया था कि इसका निषेध वचन प्राप्त न होने की स्थिति में धनावसानस मरयान रंध्रगो धरा सुतो जन्मनियस्य दारहा तदेव कन्या जनुजन्म लग्नतो यदि क्षमासु नुरनिष्ट दहपते। इस श्लोक के आधार पर द्वितीय स्थान के मंगल को भी मांगलिक मानते हुए हम विवाह में विचार करेंगे। तो ऐसी स्थिति में भौम तुल्यो यदा भौम, मंगल के तुल्य मंगल हो जाए तो अथवा गुण बाहुल्य अथवा गुण की बाहुल्यता हो जाए, गुण 25 गुण से ऊपर जो होता है गुण बाहुल्य माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में विवाह जो है उत्तम माना गया है। अब एक इसमें जो है और विचार आप करते हैं, लिखते हैं शनि भौमोथवा कश्चित पापो वाता दृशो भवेत। अथवा मान लीजिए कि वर की कुंडली में 1, 4, 7, 8, 12 या 2, 4, 7, 8, 12 में मंगल बैठा हुआ हो और दूसरे कन्या की कुंडली में इन भावों में मंगली कुंडली न हो, मंगल न हो, तो भी अगर इन भावों में शनि या शनि के सदृश कोई पापक ग्रह बैठा हुआ हो तो ऐसी स्थिति में उसका भी है जो है हम मांगलिक योग का संबंध मानते हुए और मेलापक का विचार करके हम विवाह कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आने वाला दंपति जो है वह जो है अपने सुख पूर्वक को यह लोके सुखम भूत्वा चांते सत्य पुरम ययौ, इस लोक में सुख शांति और समृद्धि को प्राप्त करके अंत में मोक्ष मार्ग धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित। जो महाभारत के पूर्व पीठिका में वेदव्यास का उद्घोषित वाक्य है, उस वाक्य की सिद्धि करते हुए धर्म अर्थ काम तीनों का सेवन करते हुए इस धरा पर हम मोक्ष मार्ग की ओर भी बढ़ सकते हैं और हम इस क्रम में अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमय और समृद्धमय बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अष्टकूट मेलापक का विचार और मांगलिक योग के विचारों को भी हम विचार कर लेते हैं। हाँ, एक इसमें विसंगतियां आ जाती हैं। ज्योतिष जो है लोकोपकारी शास्त्र है, डायरेक्ट लोक से जुड़ा हुआ है, तो इसमें एक विसंगति आ जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि कुंडली बहुत ही घनघोर मांगलिक है। तो सबसे पहले तो उन लोगों को इस माध्यम से संदेश भी है कि कुंडली में घनघोर मांगलिक कुछ नहीं होता है। लग्न और चंद्रमा दोनों से इन स्थानों में 1, 4, 7, 8, 12वें स्थान में मंगल होने पर वह मांगलिक होती ही है। अच्छा, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अजय लग्ने वृषे चापे करके लोग व्याख्या करते हैं कि मित्र के घर में हो जाए ग्रह मैत्री। तो ये नहीं,
उसका फल अलग पड़ेगा। जैसे हमने पिछले व्याख्यान में बताया ना कि अष्टम का मंगल हो तो सौभाग्य को देने वाला होता है। तो इसका अभिप्राय यह नहीं हुआ कि मांगलिक योग कट गया, इसका अभिप्राय यह हुआ कि मांगलिक योग है और मांगलिक लड़की से विवाह करने पर, अर्थात मांगलिक अथवा मांगलिक योग लड़की की कुंडली में है तो मांगलिक लड़के से विवाह करने पर इसमें जो है सौभाग्य की प्राप्ति होगी। अष्टम का मंगल शुभदायक है, उच्च का मंगल शुभदायक होता है, उस स्थान में या अपने जिस भाव का अधिपति होगा उस भाव के शुभ फल में वृद्धि करेगा, उससे मांगलिक योग में कहीं भी असर नहीं पड़ता है। दूसरा, एक लोग तर्क देते हैं कि 27 वर्ष तक जो है अल्पायु की चर्चा करके अष्टोत्तरी दशा जो होती है ना 108 वर्ष की चर्चा उसमें करते हैं, तो 5 अवस्था मान लेते हैं, बाल्यावस्था, कुमार अवस्था, युवा अवस्था और जो है वृद्ध अवस्था। ये 4 अवस्थाओं को 27 चौका 108 में बांट करके कुछ लोग इस तर्क को देते हैं कि 27 वर्ष पार हो जाने के बाद अल्पायु योग समाप्त हो गया, वैधव्य योग समाप्त हो जाता है। यह भी कहीं भी शास्त्रीय नहीं है, इसलिए हमें इसको न मानते हुए किसी की भी कुंडली यदि मांगलिक है तो विवाह से पूर्व मांगलिक का हम विचार करें और तब जो है हम विवाह के लिए उसके वो करें, विचार करें तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। और अन्य भी ज्योतिष शास्त्र के ऐसे बहुत से विषय हैं जिन विषयों पर आप सभी के समक्ष चर्चाएं हो सकती हैं या हम चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि समय की अपनी एक सीमा, समय की प्रतिबद्धता रहती है। और जैसा कि सत्यम तिवारी जी ने एजक फाउंडेशन, दिल्ली में रहते हैं, व्यस्ततम जगह में रहते हुए भी इस फाउंडेशन का उन्होंने जो है सुचारू रूप से संचालन किया है और निरंतर ही योग, धर्मशास्त्र, ज्योतिष, कर्मकांड, वेद से संबंधित यज्ञ, वेदों में प्रतिपादित सूत्रों के अर्थ और विशेष करके उनके द्वारा समाज का किस प्रकार से कल्याण हो, इसके लिए निरंतर ही यह फाउंडेशन कार्य करता रहता है। और यज्ञ इत्यादि हो या कर्मकांड की कोई विधा हो या ज्योतिष शास्त्र संबंधित कोई शंका हो या फिर जो है आपको जो है धर्मशास्त्रीय कोई शंका हो या फिर आप दूसरे में आपको अपने भविष्य के बारे में जानना हो, शारीरिक स्वस्थता लानी हो, योग कर्मसु कौशलम, योग के द्वारा कर्म में कुशलता लानी हो, शारीरिक आपको जो है तंदुरुस्ती रखनी हो, तो आप हमारे फाउंडेशन से जुड़ सकते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम यथा संभव आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और फिर हम अन्य इसी तरह से किसी एक विषय पर आप सभी के समक्ष समुपस्थित होंगे। और जहाँ तक हमें संभावित है कि हम अगले महीने पुनः ज्योतिष शास्त्र और धर्मशास्त्र दोनों का समन्वय स्थापित करने के लिए विषय को लेकर के आप सभी के समक्ष समुपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम, जय तु ज्योतिषम।